हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो मैं कुछ फ्रेंड्स और आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ। दिस इज अबाउट पेटीएम। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं पेटीएम का एनालिसिस करूं और पेटीएम का एनालिसिस करके बताऊं कि वेदर इट्स अ गुड स्टॉक और नॉट। आज मैं आप देख रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग इट इन माय एटिक। मैं अपने बेडरूम में कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज पेटीएम का अभी अभी रिजल्ट आया है, एंड सो it would be good to share with you whether I think if it's a good investment opportunity or not. एज यूजुअल मैं मनी कंट्रोल यूज करूंगा, बट आज मनी कंट्रोल के साथ साथ मैं आपको पेटीएम के जो अर्निंग्स प्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू भी मैं लेके जाना चाहूंगा। वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखी है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या पॉजिटिव्स हैं पेटीएम में, क्या नेगेटिव्स हैं, अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं और अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो। And then let's jump straight into the call. As usual, let's start with money control. I always use money control to do my initial analysis. So let's start again. सबसे पहले इसका स्टॉक प्राइस, पेटीएम का स्टॉक प्राइस अभी 651 पे चल रहा है, जबकि इसका लिस्टिंग प्राइस जो था, यू कैन सी इट हियर, दैट वाज क्लोज टू 1800, 1790, 1800, समथिंग अराउंड दैट। इसका मतलब ये है कि पेटीएम ने अपनी वैल्यू जिस पे ये लिस्ट हुआ था उससे ऑलमोस्ट वन थर्ड हो चुकी है इसकी वैल्यू। और स्टॉक काफी गिर चुका है। यहाँ इस लेवल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है विद इन 1 ईयर। लास्ट नवंबर की लिस्टिंग थी इसकी अप्रोक्सीमेटली, और अभी हम फिर से नवंबर में आ गए हैं, तो लगभग एक साल में इट हैज वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट टू थर्ड्स ऑफ इट्स वैल्यू, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। दूसरी आप ये चीज देखिए, पेटीएम में अर्निंग पर शेयर विच इज हियर जीरो है, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी इज लूजिंग मनी। इसका मार्केट कैप जो है वो 42,000 करोड़ है अभी भी। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, टाटा पावर का मार्केट कैप जो है वो 29,000 करोड़ है। मार्केट कैप को आप इस तरह से मान सकते हैं कि मार्केट कैप जो है वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट ने जो असेस करी है वो। मतलब लोगों को लगता है कि ये पेटीएम जो कंपनी है ये 40-42 हजार करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू है, और कंपैरिजन में टाटा पावर की इससे बहुत कम है। अब आप ये देखिए, टाटा पावर के बहुत सारे खुद के पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे खुद के पावर प्लांट्स हैं, कंप्लीटली ओन्ड बाय टाटा पावर। बहुत सारी जगहों पे टाटा पावर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी है, जैसे उड़ीसा में, दिल्ली में, बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट दिल्ली का जो है वो, मुंबई में, बहुत सारे टाटा पावर के रिन्यूएबल प्लांट्स भी हैं, हाइड्रो प्लांट्स भी हैं। और ये सब जो हैं ये काफी सालों से ऑपरेट करते रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ये कम से कम 40-50 साल तक ये प्लांट्स चलते रहेंगे। सो इमेजिन कि एक स्टेबल कंपनी जिसका बिजनेस अगले 25-30-40 साल तक चलता रहेगा, उसकी वैल्यूएशन मार्केट ने 28-29 हजार करोड़ करी है। और वहीं पे एक नई कंपनी जिसका बिजनेस अभी स्टेबल भी नहीं है, जो लॉस ही कर रही है अभी तक, उसकी वैल्यूएशन 42 हजार करोड़ के आसपास है। तो आपको देख के लगेगा कुछ इसमें ठीक नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन। जो सेकंड चीज जो मैं देखता हूँ वो हमेशा नीचे आके मैं फाइनेंशियल, इसमें ये नई कंपनी है तो इसमें बहुत ज्यादा बीच में जो सेक्शंस हैं इनमें बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, इसीलिए लेट्स गो स्ट्रेट टू द फाइनेंशियल सेक्शन। फाइनेंशियल्स में इनने अभी कोई रेवेन्यू रिपोर्ट करना शुरू नहीं किया बिकॉज दे आर रिसेंटली लिस्टेड। बट लेट्स गो टू द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज 37। मतलब मेरा जो 650 रुपए का जो शेयर है वो 37 रुपए लूज कर रहा है एवरी ईयर। बुक वैल्यू जो है वो भी मेरी कोई ऐसी खास नहीं है, 200 है, एंड द बुक वैल्यू इज डिक्लाइनिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये इनके आप अगर एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें, डेट इसमें जीरो है विच इज गुड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ये, इसमें आप ये देखिए, प्रमोटर की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है इसमें। ज्यादातर शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें प्रमोटर्स की शेयरिंग अगर होल्डिंग नहीं है, शेयर होल्डिंग, तो उसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग ना होने से प्रमोटर्स की अपनी कोई रिस्क नहीं है।
टिपिकली मैं टारगेट करता हूँ ऐसी कंपनीज जिनमें प्रमोटर्स का शेयर एटलीस्ट 40 to 50 to 60% हो। उस रेंज में अगर प्रमोटर शेयर है, देन इट मीन्स कि प्रमोटर्स आर इन दिस बिजनेस टुगेदर विद यू एज अ शेयर होल्डर। अगर आपका पैसा डूबेगा तो उनका भी डूबेगा, क्योंकि वो भी उस वैल्यू की स्टॉक्स रख रहे हैं। तो इसीलिए इसमें मुझे वो बड़ा नेगेटिव लग रहा है। नाउ लेट्स गो अ बिट डीपर इनटू ये कौन है, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, दीज आर कंपनीज लाइक टाइगर ग्लोबल, मे बी आई एम मेकिंग दीज नेम्स अप, बट इस तरह की बड़े इन्वेस्टर्स जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो इन सारे नामों में जो आप देखेंगे, ये लेट्स अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल। ये क्या करते हैं? आज किसी एक किसी फाउंडर ने कंपनी चालू करी। ये आके उसे बोलेंगे कि हमें अपनी 10% इक्विटी दे दो, और हम तुम्हें इतना पैसा, 10 करोड़ या 15 करोड़ तुम्हें कंपनी चलाने के लिए दे देंगे। फाउंडर खुशी खुशी 10% देता है, क्योंकि फाउंडर के पास अभी भी 90% स्टॉक्स हैं। दिस इज कॉल्ड सीरीज ए फंडिंग एज एन एग्जाम्पल। इसके बाद आती है सीरीज बी फंडिंग, जिसमें ये फाउंडर्स के पास दोबारा जाते हैं 2 साल बाद, क्योंकि तब तक अगर 2 या 1 साल बाद, तब तक अगर फाउंडर कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए हैं, और पैसे की जरूरत है, तो दोबारा जाते हैं, बोलते हैं कि हमें और 25-30% और दे दो, हम तुम्हें और थोड़ा सा पैसा दे देंगे। और लेकिन इस बार हम जो तुम्हें पैसा देंगे, वो कम पैसा मिलेगा ज्यादा शेयर्स के लिए। क्यों? तो इससे क्या होगा, इनके पास इक्विटी कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है। दूसरा, ये कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी करते रहते हैं साइड में। वो डिटेल्स में अभी नहीं जा सकता हूं मैं, क्योंकि दिस इज नॉट द चैनल फॉर दैट। तो ये दो चीजें ये करते हैं। ये वैल्यूएशंस इन्फ्लेट करते हैं। तो शुरू में अगर इनने बोला कि तुम्हारी इक्विटी हम 10 करोड़ की ले रहे हैं, 10%, मतलब एक तरह से आपने कंपनी को 100 करोड़ पे वैल्यू किया है, क्योंकि 10% शेयर ले लिए, 10 करोड़ रुपए देके, मतलब 100 करोड़ में पूरी कंपनी ली जाती। जब सेकेंड राउंड में ये जब जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि हम तुम्हें थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे और ये वैल्यूएशन कंपनी की ज्यादा कर देंगे। अब इसमें इनका क्या फायदा है? इनका ये फायदा है कि अगर इस बीच में कोई और बड़ा इन्वेस्टर आता है और वो इस कंपनी को खरीदना चाहता है, तो वो इनसे वो शेयर्स खरीदेगा और वो ज्यादा वैल्यूएशन पे खरीदेगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिट। तो दीज कंपनीज, टाइगर ग्लोबल टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल एग्जिट, एंड बेसिकली दे मेक अ प्रॉफिट थ्रू दैट एग्जिट, क्योंकि वो ज्यादा स्टॉक, अपने अपना जो स्टॉक है वो इस दूसरी कंपनी को ज्यादा पे बेच देंगे। इस दूसरी कंपनी का क्या फायदा? ये दूसरी कंपनी जो है वो वेट करेगी कि ये कंपनी आईपीओ में चली जाए, उनका पैसा बनेगा आईपीओ में। क्यों? क्योंकि आईपीओ में जब कंपनी लिस्ट होगी, तो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स पैसा इसमें डालेंगे, और वो इसके शेयर्स खरीदेंगे, और बेचने वाली ये कंपनीज होंगी, क्योंकि इन्हीं के स्टॉक हैं। तो ये जो आप बड़ा सा येलो पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज ऑल सच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनका पैसा अभी भी इस कंपनी में अटका हुआ है। धीरे धीरे ओवर टाइम दिस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, दैट इज माय गेस। एंड धीरे धीरे ये पब्लिक होल्डिंग जो है वो बढ़ने लगेगी जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टेज पे एग्जिट कर चुके हैं, जहां पे कंपनी लिस्ट हुई, इसमें वो ऑलरेडी अपने स्टॉक्स 1700 के प्राइस पे बेच चुके हैं। लेकिन स्टॉक्स की उतनी डिमांड उस टाइम नहीं थी। बहुत सारे देर आर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, जो कि मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ अभी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑन द वीडियो। बट बेसिकली ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, they are the ones who are holding on to this money. Now, this, in my view, is the biggest problem for Paytm और इन जनरल फॉर एनी अदर आईपीओ। इसीलिए मैं आईपीओ में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं एक अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा, टू इन्वेस्ट इन आईपीओ और नॉट टू इन्वेस्ट इन आईपीओ, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट इन जनरल, जब कंपनी आईपीओ में जाती है, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिखाए जाते हैं, बहुत उनको ग्रीन कर दिया जाता है, ताकि लगे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और आपके और मेरे जैसे लोग उसमें पैसा डालें, इसीलिए आईपीओज लाए जाते हैं। एंड सो दोज नंबर्स यूजुअली आर वेरी मच इन्फ्लेटेड, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ टू रियलिटी, एंड दैट इज द रीजन आईपीओज शुड नॉट बी योर टारगेट मनी मेकिंग मैकेनिज्म्स। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, वहां इन्वेस्ट कीजिए और कंपनी ग्रो करेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, which is the investor presentation। ये मैंने पेटीएम की वेबसाइट से देखी है, डाउनलोड करिए, एज यू कैन सी हियर। लेट्स गो स्ट्रेट
to the annexures in this. इसमें आप ये देखेंगे कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है, इसको ये लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये लोग कितना, एक तरह से आप इनका रेवेन्यू मान लीजिए, ये रेवेन्यू कितना चल रहा है, इसमें से ये सारी अपनी कॉस्ट कम करेंगे और उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ये सब चीजें एनेक्चर में हैं, ये मेन प्रेजेंटेशन में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एनेक्चर में, ठीक है। तो एनेक्चर में आपने, सॉरी, ये मेन प्रेजेंटेशन में है, एनेक्चर का आगे चलेंगे। तो ये आप रेवेन्यू इनने कैलकुलेट किया, रेवेन्यू से अपने कॉस्ट हटाई और यहाँ पे आई एबिटा बिफोर ईसॉप। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिफोर ईसॉप। ईसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, मतलब एम्प्लॉयज जैसे जैसे इनने अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ स्टॉक्स दे रखे हैं और जैसे जैसे एम्प्लॉयज उन स्टॉक्स को मार्केट में बेचने लगेंगे, यहाँ पे ये कॉस्ट बढ़ने लगेगी क्योंकि कंपनी को वो पैसा एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा, और दैट इज ईसॉप। अब ये देखिए कि क्वार्टर एंडेड, इसमें यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू था वो मान लीजिए 726 करोड़ था, और उसमें बिफोर ईसॉप ऑलरेडी उनको 275 करोड़ का लॉस हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू आफ्टर टू द एनेक्जर हियर। ये ये जो है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पिछली टेबल खत्म हो रही थी। तो ये 275 ऑलरेडी लॉस में है, और ईसॉप जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, वो 359 करोड़ की कॉस्ट आई है कंपनी को अभी, विच मीन्स कंपनी ने इतने करोड़ का पैसा दिया है एम्प्लॉयज को जब एम्प्लॉयज ने अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस बेचे। नाउ ये जो कॉस्ट है ये आगे आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे ज्यादा, मोर एंड मोर एम्प्लॉयज विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग देयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मतलब एम्प्लॉय आएगा, बोलेगा कंपनी को कि आपने मुझे 1,000 शेयर्स दिए थे आज से 3 साल पहले, और आपने बोला था कि जब हम लिस्ट हो जाएंगे तो आप इनको, इनके बदले कैश ले सकते हैं, तो ये मेरे 1,000 शेयर्स हैं, मुझे वापस दीजिए। इन पे लिमिट होती है कि ये लिस्टिंग के शायद कुछ पीरियड तक नहीं एक्सरसाइज किए जा सकते, तो एम्प्लॉय कुछ पीरियड तक उनको नहीं कंपनी को बेच सकता है, लेकिन अब वो पीरियड खत्म होने लगा है, और इसीलिए ये कॉस्ट जो है अब वो धीरे 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 बढ़ने लगेगी। जून 21 में ये 39 करोड़ थी, मार्च में 362 हुई, जून 22 में स्टिल 359 है, और ये आगे भी रहेगी क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज वो स्टॉक्स अभी लेके बैठे हैं और धीरे धीरे बेचने लगे, which means a company which is already not profitable before ESOP exercise will still remain unprofitable for the foreseeable future. Now coming back to this मनी कंट्रोल पार्ट, एक कंपनी जो पैसा नहीं बना रही है और जो आगे भी एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक डेफिनेटली पैसा नहीं बनाएगी, क्या वो इन्वेस्ट करने लायक है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क, एंड दैट इज माई हिंट, एंड दिस इज वेयर आई विल स्टॉप। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, and please subscribe to my channel. Thank you. And if you want me to make videos on any other companies, please drop it in comments. I'll be happy to respond. If you have any questions, please drop me a line in a comment. I'll respond to your comments also. Thank you for watching. Have a nice day.